हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री के 6 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यानी कि कोई भी बोर्ड एग्जाम आप देख लो, हर साल ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा करें, तो ये जो टॉपिक हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी 100% चांस हैं कि आने के। तो आप सभी को सभी टॉपिक को ध्यान से समझ लेना है। और ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल आते हैं और आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा ना उसमें 100% आएंगे। और इन सभी टॉपिक को बच्चों हम हल सहित डिस्कस करेंगे। हल सहित यानी कि इन सभी टॉपिक का आपको हल भी बताएंगे। जैसा कि आपको पहला टॉपिक दिख रहा है कि हेनरी का नियम समझाइए तथा इसका उपयोग लिखिए। इसी प्रकार के आता है आपका सैटजेफ का नियम, परासरण दाब क्या होता है। ऐसे ही टॉप 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से हेनरी का नियम हो गया, सैटजेफ का नियम हो गया, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो बच्चों आप सभी को ध्यान से समझ लेना है और कॉपी पेन को ले लेना है और साथ ही साथ आपको लिखते हुए चलना है। अब आपके पास बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जाम के ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप ऐसे में क्या करिए, अच्छे से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम फर्स्ट टॉपिक को ध्यान से कवर करते हैं और आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए पहला है कि हेनरी का नियम लिखिए, समझाइए। नियम जो है उसको लिखिए या समझाइए, ठीक है, तथा इसके एक उपयोग भी लिखिए। यानी कि हेनरी का नियम क्या है इसको आपको समझाना है और इसका कोई एक उपयोग या कभी कभी आ जाता है अनुप्रयोग। क्या उपयोग या अनुप्रयोग क्या बच्चों आता है? उपयोग या अनुप्रयोग। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे हेनरी का नियम, यानी कि हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, यानी कि जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, हेनरी का नियम है। ब्लैक पेन से आप हेडिंग लगा देंगे, ठीक है। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, यानी कि जो नियम दिया गया है किसका, हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप किसी, अगर ताप स्थित है तो किसी गैस की जो द्रव्य में विलेयता होगी उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती। समझिए यदि कोई बर्तन है उसमें ताप क्या है बच्चों, स्थिर है, यानी कि ताप जो है नियत है, और उसमें द्रव गैस की जो द्रव्य में विलेयता यानी कि जो गैसेस होती हैं उसके में जो द्रव यानी कि लिक्विड होगा उसमें जो विलेयता होगी ना उसकी, यानी कि घुलने की क्षमता जो होगी वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती। यानी कि गैस का अगर आंशिक दाब जो है वो P है और उसकी जो गैस है उसकी द्रव्य में विलेयता S है, तो उसके आंशिक दाब के समानुपाती, यानी कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P हो जाएगी, S समानुपाती P हो जाएगा। जैसे यदि किसी गैस का द्रव्य में, किसी गैस की द्रव्य में विलेयता, यानी कि किसी गैस जो है वो द्रव्य में विलय हो रही है, उसको हमने S से डिनोट कर दिया तथा उस आंशिक जो दाब है उसी गैस का वो क्या है, P है, तब क्या हो जाएगा, P S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये S समानुपाती P हो जाएगा। ठीक है, समझिए। अब इसका हमें एक उपयोग या अनुप्रयोग लिखना है। तो उपयोग या अनुप्रयोग आपको पता ही है, जैसे सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थ, यानी कि सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थ मतलब आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कि विलेयता बढ़ाने के लिए में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। आप देखते हो ना, जब बोतल हम लोग खोलते तो उसमें से गैस निकलती है, वो कोई और गैस नहीं, CO2 की उच्च सांद्रता पर उसको उच्च विलेयता पर उच्च दाब लगाकर उसको बंद किया जाता है, जिससे कि बोतल फूली हुई रहती, पिचकती नहीं है। आप देखना कोल्ड ड्रिंक की बोतल अब जब आप खोलते हैं, सोडा वाटर की जब आप बोतल खोलते हैं तो एकदम गैस निकलती है, और वो बोतल अगर आप ढक्कन को ढीला नहीं करते हैं उससे पहले आप उसको दाब नहीं सकते, क्योंकि वो उच्च प्रेशर के साथ बंद की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। अब बच्चों हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है परासरण दाब को लेकर। अब देखिए परासरण दाब यानी कि दाब का मतलब क्या होता है, प्रेशर। भाई अगर हम दाब, देखिए जब हम ब्रेक लगाते हैं तब भी हम दाब देते हैं, तब ब्रेक लगती है। आप प्रेशर ब्रेक आ गए, ठीक है, जैसे आप ट्रैक्टर में देखते हैं, सभी गाड़ियों में देखते हैं, ठीक है, तो जरा सा दाबो पहिया रुक जाता है, यानी कि जो गाड़ी की स्पीड है उसके रोकने के लिए जो दाब लगाया था उसे ब्रेक कहते हैं। इसी प्रकार से अगर परासरण जो हो रहा है, परासरण की एक क्रिया चल रही है, उसको अगर हमें रोकना है ना तो उसमें जो दाब लगा देंगे उसे परासरण दाब कहेंगे। समझिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए
जो दाब लगाया जाता है उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। यानी कि परासरण की क्रिया चल रही थी बहुत तेजी से, हमें उसको रोकना था, तो हमने उसमें क्या किया, एक दाब लगा दिया। अब जो दाब लगा दिया उसी को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक जो हमारा है, अर्ध आयुकाल क्या है, यानी कि टी हाफ। अर्ध आयुकाल को हम किससे डिनोट करते हैं, T1/2, यानी कि टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। बात आपको पता है। जैसे वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, ऐसा समय जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता जो थी उसकी आधी रह जाए, तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। इसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी बच्चों न्यूमेरिकल आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था इससे पहले के वीडियो में, K= होता है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। इसी से हम इसका सूत्र है और इसी से हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाते थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि लिपिड क्या है तथा कार्य लिखिए, यानी कि जो लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं और इनके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। बच्चों अगर हम बात करें लिपिड की, तो अगर आपको लिपिड कोई बनाना है, देखिए अगर आपको कोई लिपिड बनाना है तो क्या लिखा हो, वे तेल तथा वसा, ऐसे तेल और वसा जो जंतुओं तथा वनस्पति से प्राप्त होते हैं। देखिए अगर हम तेल प्लस वसा जो हमें प्राप्त होते हैं किससे, जंतुओं से और वनस्पति से, किससे, वनस्पति से, उन्हें से ही हम क्या कहते हैं बच्चों, लिपिड कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। वे तेल तथा वसा जो जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लिपिड कहलाते हैं। इनके अगर कार्य की बात करें तो हमारा जो शरीर होते हैं इनको ऊर्जा मिलती है वो लिपिड से ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। दूसरी बात, हम सर्दी में कुछ आप देखते होंगे जो यानी कि जो पतले लोग होते हैं उनको ज़्यादा सर्दी लगती है, जो एकदम मोटे ताजे एकदम तंदुरुस्त होते हैं उनको सर्दी कम लगती है। यही कारण होता है कि शरीर के ताप का भी नियंत्रण करते हैं, जिसमें ज़्यादा लिपिड होगा उसको उतनी सर्दी कम लगेगी, ठीक है बच्चों। वैसे नियंत्रण करता है, सर्दी और गर्मी में दोनों में काम करता है, नियंत्रण भी करता है। आपको याद रखना है कि ताप का नियंत्रण करता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है विद्युत लेपन क्या है। आप देखिए विद्युत लेपन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में। अब विद्युत लेपन होता क्या है, लेपन से आपको समझ में आ रहा होगा लीपना, किसी के ऊपर लीपना। जैसे कि हम कॉपी में कोई लिखता हो तो हम उसको टीप लेते, नहीं, नकल को टीपना कहते हैं, कहेंगे देहाती भाषा में टीपना, तो वही टीपना, यानी कि उसकी हम वो शक्ल उतार रहे हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर अगर हम पेन अच्छे से तरीके से क्या ये टीप दिया, क्या ये लेथन कर दी, ठीक है, तो उसी को लेपन, लेथन या लेपन, ठीक है, समझिए अब इसको। विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को, यानी कि अगर आप देखते हैं लोहे की चीज़ों को रंग दिया जाता है किसी अन्य धातु से, जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें, कापर धातु पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। कापर की कोई धातु होती है उस पर जेडियन यानी कि जिंक की क्या करी जाती है, पतली परत चढ़ा दी जाती है। इस क्रिया को ही हम लेपन कहते हैं और विद्युत लेपन एक कहलाती है जो पूरी क्रिया होती है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो छठा टॉपिक है वो है सैटजेफ का नियम, यानी कि सैटजेफ का नियम क्या है, और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, पूछा भी जाता है, ठीक है। सैटजेफ का नियम क्या होता है, देखिए बच्चों, इस पहले आप इसकी डिफिनेशन समझिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए लिखा है, जब दो ब्रोमोब्यूटेन की क्रिया एल्कोहलिक एच से होती है तो ब्यूटेन 2 बनती है, समझिए। अब देखिए कह रहा है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन, अब देखिए यहाँ से अगर कार्बन को हम काउंट करें 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे हमें क्या लगाना है, ब्रोमो लगाना है, Br लगा तो ब्रोमो हो गया, 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, और इसकी क्रिया एल्कोहलिक एच के साथ हम करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, 2 ब्यूटीन बनता है। अब 2 ब्यूटीन में क्या निकल रहा है, लास्ट में इन निकल रहा है, क्या, ब्यूट प्लस इन, इन का मतलब होता है डबल बाइंड। अगर इसी जगह पर मैं अगर आइन निकलता, आइन, तो होता ट्रिपल बाइंड, लेकिन यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्यूट इन कह रहा है, आइन नहीं कह रहा है, ठीक है। तो ब्यूट टू आइन बनता है, ब्यूट आइन 2 बनता है, या ब्यूटीन 2 बनता है, ब्यूटीन 2।
अगर यहाँ पर आइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पर ब्यूटीन 2 बनता है। अब देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन है। अब इधर से काउंट करिए 1 2 3 और 4। एक दूसरे कार्बन पर क्या लगा, डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन पर क्या लगा, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन 2, यानी कि जो इन वाला लगा है वो दूसरे नंबर पर लगा है, प्लस KBr प्लस H2O निकल गया। ठीक है, अगर इसी को हम 2 ब्यूटीन भी कह सकते हैं, 2 ब्यूटीन, ये जो लिखा है बच्चों इसे हम 2 ब्यूटीन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप ब्यूटीन 2 कहिए, चाहे ब्यूटीन 2 ब्यूटीन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे बच्चों हमारे 6 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और आपको समझा भी दिए हैं, और आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये सारे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अगर आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो गई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट पे अपनी राय दे सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।